हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिससे हमने लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अभी लाइट का दूसरा फिनोमेना है रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम पहले तो जो है मिरर की जगह हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं। कैसा मीडियम लेते हैं? ट्रांसपेरेंट। द मीडियम हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होता है कि लाइट जब ऐसे मीडियम पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, लाइट जब ऐसे मीडियम पे आके इंसिडेंट होती है तो सेम मीडियम में बाउंस बैक करने की बजाय, क्योंकि ये पीछे से पॉलिश नहीं है, इसको आपने पेंट तो किया नहीं, ये पूरा का पूरा कैसा है? ट्रांसपेरेंट। और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो ये लाइट जिस जहाँ से आई थी उसी मीडियम में वापस जाने की बजाय ये जहाँ से आती है दूसरे मीडियम में ये एंटर कर जाती है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये मीडियम ट्रांसपेरेंट है, पीछे से पॉलिश नहीं है, तो लाइट रे जहाँ से आई थी तो दूसरे मीडियम में जब ये टकराई इंटरफेस से तो अंदर ट्रैवल कर गई। ट्रैवल करते दौरान क्योंकि बेटा मीडियम में बदलाव आया है, ठीक है, तो मीडियम के बदलने से लाइट की वेलोसिटी बदल जाती है। ठीक है, लाइट की वेलोसिटी एयर में ज़्यादा होती है, वाटर में कम, ग्लास में और कम। तो क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब लाइट ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, तो इस स्पीड के बदलने की वजह से जो है लाइट रे बेंड कर जाती है। लाइट क्या कर जाती है? बेंड। ठीक है ना। अच्छा, अब ये बेंडिंग होती है दो तरीके से, ठीक है ना, उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस अभी करेंगे। लेकिन अभी जो ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना है, लाइट में जो ये रिफ्रैक्शन होता है, ये कैसे सरफेस से होता है? एक तो ट्रांसपेरेंट सरफेस होना चाहिए, पॉलिश नहीं होना चाहिए, यानी कि हम ग्लास लेंगे, मिरर नहीं लेंगे। ग्लास की जगह प्लास्टिक का स्केल भी ट्रांसपेरेंट होता है ना, शीट्स कुछ ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो इन सब में वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, तो इन सब में जो है लाइट रिफ्रैक्ट करती है, मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बेसिकली। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when it travels from one medium to the other और ये बेंडिंग क्यों होती है? क्योंकि लाइट की स्पीड बदल जाती है। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द चेंज इन इट्स स्पीड। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये कैसे सरफेस पे होता है? ट्रांसपेरेंट सरफेस पे। ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी बेंडिंग को समझने के लिए बेटा हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला टर्म हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। और हमारा जो दूसरा टर्म हमें समझना है वो है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है। ये दो तरीके के मीडियम हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो बेटा ये दोनों के दोनों मीडियम कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन पढ़े तो ट्रांसपेरेंसी हमें चाहिए, ये दोनों में सिमिलैरिटी थी। अब डेंसर और रेयरर, ठीक है ना, ये मास डेंसिटी से आप इसको कंफ्यूज मत करिए, वो मास अपॉन वॉल्यूम दूसरी डेंसिटी होती है। हम यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जहाँ पे लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं ऑप्टिकली डेंसर में इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम where the speed of light decreases.
ठीक है, ऐसे मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट कम होने की वजह से अब ये लाइट बेंड करती है। बेंड करने के ना बेटा दो तरीके होते हैं, एक टूवर्ड्स नॉर्मल, एक अवे नॉर्मल, उसको भी अभी हम बनाते हैं। ठीक है। खैर, अभी हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम के बारे में समझ लेते हैं। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम इसका ठीक उल्टा होता है। ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जहाँ पे जो लाइट की स्पीड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। ठीक है। अब जैसे बेटा आपने 9th क्लास में डेंसिटी पढ़ा था, मास पढ़ा था, वॉल्यूम पढ़ा था, तो ये हमने 9th क्लास में किया है ना कि डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, और इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसा किया था आपने। रो की जगह कुछ स्टूडेंट्स उसको डी से भी डिनोट करते थे, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना। तो जैसे मास को डिनोट करने के लिए एम लेते हैं, वॉल्यूम को डिनोट करने के लिए कैपिटल वी लेते हैं, वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए स्मॉल वी लेते हैं, प्रेशर को डिनोट करने के लिए कैपिटल पी लेते हैं, मोमेंटम को डिनोट करने के लिए स्मॉल पी लेते हैं। इसी तरीके से ऑप्टिकल डेंसिटी को डिनोट करने के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं म्यू, और उसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। अब इस सिंबल को कैसे बनाएंगे, देखिए आप एक यू बनाइए और इधर इस लाइन को थोड़ा लंबा खींच दीजिए, तो ये बन जाता है ऑप्टिकल डेंसिटी का सिंबल। ठीक है, ये सिंबल है जो हम क्या कहते हैं, इसको हम ये भी बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोला जाता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना। अगर किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, यानी कि म्यू ज़्यादा है। अगर किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, वो रेयरर है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यानी कि क्या कम है, म्यू कम है। क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज़ करते हैं, उसका सिंबल क्या है, म्यू। और म्यू मैंने बेटा आपको बता दिया, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि म्यू कैसे बनाया जाता है। म्यू बनाया जाता है, एक यू बनाइए, ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड पे इस लाइन को थोड़ा लंबा कर दीजिए, तो ये हमें बताता है कि मीडियम रेयरर है या डेंसर। ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास यहाँ पे दो मीडियम है। ठीक है, ये हमारा पहला मीडियम और ये हमारा दूसरा मीडियम। मैं बना देती हूँ यहाँ पे। ये जो हाईलाइट किया है ये बेटा हमारा दूसरा मीडियम है। ठीक है। चलिए, ठीक है। तो येलो लाइन के ऊपर जो है हमारा फर्स्ट मीडियम, और येलो लाइन के नीचे ये जो आपको पिंक शेड दिख रहा है ये दूसरा मीडियम। अब पहले मीडियम का जो ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको हम डिनोट करते हैं μ1 से, ये लीजिए μ1, और दूसरे को हम डिनोट करते हैं μ2 से। तो अगर आपको लिखा गया है, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि जो हमारा μ2 है, μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, तो इसका क्या मतलब हुआ, μ2 अगर हमारा μ1 से बड़ा है, ठीक है, इसका मतलब ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा क्या है, रेयरर मीडियम। ठीक है, क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, अगर μ1 से बड़ा है तो ये पक्का डेंसर मीडियम होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम की ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये जो दूसरा मीडियम है, दिस इज़ डेंसर, और क्योंकि μ1 छोटा है तो हम μ1 के आगे लिख देंगे इट इज़ रेयरर। ठीक है, ये मतलब होता है। अब क्योंकि आपको दिया था कि μ2 μ1 से बड़ा है, तो आपको पता चल गया कि जो हमारा μ2 है वो डेंसर है और μ1 है वो रेयरर है। तो अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से मीडियम में जो है लाइट की स्पीड कम होगी। अभी आपको बताया था ना कि डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या कर जाती है, कम कर जाती है। ठीक है ना, डिक्रीज़ कर जाती है। तो ये क्योंकि डेंसर मीडियम है तो यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है
जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, v से। तो सपोज करो यहाँ पे लाइट की स्पीड थी v1 और यहाँ पे लाइट की स्पीड थी v2। अब डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, तो हम यहाँ लिख देते हैं इट इज़ लेस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज़ मोर। तो हमारे पास आ गया v2 इज़ लेस दैन v1। ठीक है, तो बेटा आप देखिए, जिस मीडियम का μ2 μ1 से बड़ा था, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई, कम। यानी कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वहाँ पे वेलोसिटी कम होती है, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वहाँ पे लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है। ठीक है ना, आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम आगे आते हैं। चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट रे यानी कि रिफ्रैक्शन को समझते हैं। ठीक है, मैं आपको दो मीडियम देती हूँ, पहला मीडियम और दूसरा मीडियम। चलिए ये केस 1 के लिए सॉल्व करते हैं, केस 1 एंड दिस इज केस 2। ठीक है, चलिए केस 2 के लिए भी सरफेस बना देते हैं। बेटा जो ये हाइलाइटेड पोर्शन है ये हमारा दूसरा मीडियम है। ठीक है, चलिए ये हमारा दूसरा मीडियम है, और इधर भी हम ये दूसरा मीडियम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको डिनोट कर देते हैं। ये हमारा जो है पहला मीडियम हुआ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। यहाँ पे भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। केस 1 में आपको दिया है बेटा μ2 इज़ ग्रेटर दैन μ1, और केस 2 में आपको दिया है μ2 इज़ लेस दैन μ1। अब जब ऐसे सरफेस पे आके कोई लाइट रे गिरेगी, यानी कि यहाँ से ये एक इंसिडेंट रे आई और यहाँ पे इस सरफेस पे भी ये इंसिडेंट रे आई, तो क्या होगा, बेसिकली हमें इसको स्टडी करना है। ठीक है, तो स्टडी करने के लिए सबसे पहले जो हमें दिया है उसको हम देखते हैं। क्योंकि केस 1 में बेटा आपको μ2 जो है μ1 से बड़ा दिया है, तो इसका मतलब है ये वाला जो मीडियम है ये हमारा डेंसर मीडियम है, और ये जो मीडियम है ये हमारा रेयरर मीडियम है। तो इसको नोट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज आवर डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयरर मीडियम। ठीक है, अच्छा जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं बेटा, आपको रिफ्लेक्शन के टाइम पे भी बताया था कि जो हमारी इंसिडेंट रे होती है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, हम यहाँ पे एक नॉर्मल को खींचते हैं। ये हमने एक नॉर्मल बनाई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम क्या बनाते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल। रिफ्लेक्शन में तो जिस मीडियम से आती थी उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती थी, पर अब यहाँ तो अंदर जाएगी, मीडियम को चेंज करेगी। तो मीडियम को क्योंकि बेटा चेंज करने, क्योंकि हम अभी केस 1 में जो है रेयरर से डेंसर जा रहे हैं, जहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाती है, तो वेलोसिटी कम होने की वजह से जो ये रे सीधा जा सकती थी, ठीक है ना, ये देखो ये ऐसे आई और ये सीधा जा सकती थी, अब ये सीधा नहीं जाती है, अब ये नॉर्मल के पास बेंड हो जाती है। ठीक है ना, बेंड होने के कई तरीके हैं। पहले तो एक तो ये बेंड ना होती, ये आती और एज इट इज सीधा चली जाती। दूसरा केस है कि ये आई लेकिन नॉर्मल से थोड़ा दूर चली गई। ठीक है, तीसरा केस है ये इंसिडेंट रे आई और नॉर्मल के पास बेंड हो गई। ठीक है ना, तो ये जो बेंडिंग है ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, क्योंकि केस 1 में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, जहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर जाती है, इसलिए जो इंसिडेंट रे आती है वो सीधा निकलने की बजाय, नॉर्मल से दूर जाने की बजाय ये नॉर्मल के पास बेंड होती है। तो इसको बेंड करा देते हैं। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे आई सीधा और ये नॉर्मल के पास बेंड कर गई। ठीक है,
चलिए अब इसको नाम दे देते हैं। बेटा जो ये हमारी सबसे पहली रे है ना, जो ये आपको दिख रही है, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज आवर इंसिडेंट रे। ठीक है, जो ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, नॉर्मल। ठीक है, जो रे अंदर गई है बेंड करके, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। जबकि रिफ्लेक्शन में जो बाउंस बैक करके चली जाती थी उसको बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे ये कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब हम 3 और टर्म्स पढ़ेंगे। वो टर्म्स हैं हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ बेटा इंसिडेंस को डिनोट करते हैं किससे, आई से, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल आर से। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ये देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इनके बीच का जो ये एंगल है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, इसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे और ये है हमारी नॉर्मल, इनके बीच का जो एंगल है ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, तो ये, और ये हर केस में यही होगा, चाहे रे कैसे भी मीडियम में बेंड करती है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करे, अवे नॉर्मल बेंड करे, ना बेंड करे, तो हर केस में जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो ये हम इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना देते हैं आई को। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में ये एंगल बना देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर को। अब देखिए बेटा, ये फिगर से ही साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो आई है हमारा वो बड़ा एंगल है और जो आर है हमारा छोटा एंगल है। तो अब हम इसको थोड़ा जो है शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। मेन पॉइंट्स को इसके जॉट डाउन कर लेते हैं, और वो पॉइंट्स हैं हमारे कि केस 1 में देखिए बेटा, हम केस 1 को स्टडी कर रहे थे कि अगर लाइट रे ऐसे मीडियम में एंटर करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के कंपैरिजन में ग्रेटर है, ठीक है ना, इफ इट इज मोर, ठीक है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है, तो उस केस में जो लाइट की स्पीड है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और क्योंकि लाइट की स्पीड डिक्रीज करती है तो जो रे है वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, और टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करने की वजह से जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कैसा आया, छोटा। ठीक है, केस 2 में इसका ठीक उल्टा होगा। केस 2 में क्या होगा वो देखिए बेटा, केस 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो स्मॉलर है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, इट विल बी ग्रेटर। और क्योंकि लाइट की स्पीड बढ़ गई तो अब वो टूवर्ड्स नॉर्मल नहीं बेंड करेगा, अब जो रे है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, और जब अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी तो आप देखेंगे कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा आया है, पहले केस के ठीक उल्टा। ठीक है ना, तो इसको देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे केस नंबर 2 में, यहाँ देखिए ये हमारी इंसिडेंट रे आई, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने क्या बनाया, नॉर्मल। ठीक है, अब ये एक ऐसे मीडियम में गई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है पहले मीडियम से, तो हमारी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये सीधा नहीं जाएगी, अब ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चली जाएगी। ठीक है, तो इस फिगर को कंप्लीट कर देते हैं। ये लीजिए, हमने नॉर्मल को, ये जो इंसिडेंट रे आई थी हमने इसको नॉर्मल से दूर बेंड करा दिया। ठीक है, अब बात वही आती है कि हमारा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ है उसको दिखाइए। अभी आपको बताया था कि हर केस में, हर तरीके के रिफ्रैक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके किसके बीच का एंगल होता है, इट इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल।
जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो ये बना देते हैं हम एंगल, ठीक है, ये हमने बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसके बाद बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके किसके बीच का एंगल होता है, इट इज़ द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो ये रही हमारी रिफ्रैक्टेड रे और ये रही नॉर्मल, इनके बीच का कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। तो इसको भी बना देते हैं, ये हमने बना दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए फिगर से हमें साफ साफ पता चल रहा है ना दैट आर इज ग्रेटर देन आई, सिर्फ इस केस के लिए। जबकि इस पिछले केस में क्या था, इस पिछले केस में आया था आर इज लेस देन आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा था, और इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। पहले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था, स्पीड कम हो गई, स्पीड कम होने की वजह से रे कहाँ बेंड हुई, टूवर्ड्स नॉर्मल, जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा है। केस 2 में लाइट ऐसे मीडियम में एंटर कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो लाइट की स्पीड ज़्यादा हो गई, लाइट की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से रे नॉर्मल से दूर बेंड हुई है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इस वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आर एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई से बड़ा है, ठीक है। आई होप बेटा आपको रिफ्रैक्शन की ये बेसिक्स क्लियर हो गए, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो तो उसको हम जो है लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि बेटा उस केस में क्या होगा कि अगर लाइट रे बिल्कुल नॉर्मल सरफेस पे इंसिडेंट होगी। नॉर्मल सरफेस पे बेटा इंसिडेंट होने का देखो मतलब क्या है, उसका मतलब होता है कि अगर मुझे ये ऐसा सरफेस दिया जाए, अगर ये हमें दिया है सरफेस, ये सरफेस क्या है, ये दोनों मीडियम को सेपरेट करता है, ठीक है। कैसे सेपरेट कर रहा है वो देखिए, ये दो मीडियम हमने बना दिए, ठीक है। ये दो, ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है और नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और, लेकिन जो लाइट रे आई है वो सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल आई है। नॉर्मल आने का मतलब है सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये लाइट रे सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर आई, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बदलता तो ये सीधा चली जाती, करेक्ट। इस तरीके से ये रे जो आई थी, अगर सरफेस ना बदला जाता तो ये सीधा चली जाती, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि अब ये बीच में इंटरफेस आ गया और ये मीडियम बदल गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, तो क्या ये लाइट रे लेफ़्ट या राइट कहीं बेंड करेगी, या अभी भी जिस रास्ते से आई थी उसी लाइन को फॉलो करते हुए दूसरे मीडियम को क्रॉस कर जाएगी। मतलब क्या ये बेंड करेगी किसी डायरेक्शन में या फिर ये सीधा चली जाएगी। आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि इस केस में क्या होगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपसे रिफ्लेक्शन में भी पूछा था, अगर आपको याद हो। वो क्वेश्चन ये था कि अगर यहाँ पे मिरर रखा है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बेटा अगर लाइट रे इस तरीके से आती है कि ये नॉर्मली इंसिडेंट हो सरफेस पे, तो ये कैसे बाउंस बैक करेगी। क्या इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी, या फिर जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ये आपको एक्सप्लेन किया था ना मैंने ये रिफ्लेक्शन में। तो अब आप मुझे रिफ्रैक्शन में इसका आंसर देंगे कि अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में कोई रे नॉर्मली आती है, देखो बाउंस बैक तो करेगी नहीं क्योंकि